हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में कैलकुलेशंस किस तरह की जाती हैं चाय स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करते हुए। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के बारे में डिफ़ाइन किया था, उसका फार्मूला, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी किस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे किस तरह का ग्राफ बनेगा, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, उनके स्टेप्स के नाम क्या होते हैं, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप जाके वो वीडियो देखें ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह यूज़ होती हैं, इसके स्टेप्स के नेम क्या होते हैं और डेफिनेशंस वगैरह क्या होती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, आई डाई इज़ थ्रो 180 टाइम्स विद द फॉलोइंग रिजल्ट, यानी कि एक जो डाई है वो थ्रो किया गया है, टॉस किया गया है, 180 टाइम्स थ्रो किया गया है। अब डाई क्या होता है? डाई हमारे पास वही होता है जिसको हम लूडो खेलते हुए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसकी 6 जो है वो साइड्स होती हैं, कभी वो 1 आ रहा होता है, कभी 2 आ रहा होता है, कभी 3 आ रहे होते हैं, कभी 4, कभी 5, कभी 6, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से दिए हुए हैं कि डॉट्स जो हैं वो डाई के वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 हैं, लेकिन उसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी यानी जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं वो है, यानी 28 टाइम जो डाई है वो थ्रो किया गया तो हमारे पास क्या आया, 1 आया। 36 टाइम डाई जो थ्रो किया गया वो उसके अंदर 2 आया। इसी तरह 36 टाइम जब डाई को थ्रो किया गया तो 3 आया। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जब डाई को थ्रो किया गया तो 4 जो है वो 30 टाइम्स आया, 5 जो है वो 27 टाइम्स आया, 6 जो है वो 23 टाइम्स आया। तो जब हम नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन या फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वही अमाउंट आएगी जो हमारे पास ऊपर दी हुई है, यानी कि डाई इज़ टॉस्ड 180 टाइम्स, ठीक है। अब नीचे क्या दिया हुआ है, इस दिस आ फेयर डाई, तो यानी कि हमें क्या करना है, हमें इस स्टेटमेंट को यानी इस क्लेम को यानी इस हाइपोथेसिस को हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है, हमें इसको कैलकुलेट करने के आया ये जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है, जो हमें हाइपोथेसिस बताया हुआ है, ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है, ये किस जो है वो क्रिटिकल रीजन में लाई करता है, आया ये एक्सेप्टेंस रीजन में आता है या फिर रिजेक्शन रीजन में आता है, हमें इसके अंदर ये कैलकुलेट करना है। हमें क्या बताया हुआ है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें क्या ये यूज़ करना है, 0.01 यूज़ करना है। सॉल्यूशन अटेम्प्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो हमने पढ़ा था वो होता है हमारे पास नल हाइपोथेसिस का, ठीक है। अब नल हाइपोथेसिस में हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास ये स्टेटमेंट दी हुई है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, जिसके अंदर हम क्लेम कर रहे होते हैं, यानी जिस स्टेटमेंट को हमने जस्टिफाई करना होता है, नल हाइपोथेसिस हमारे पास वो होता है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, इज़ दिस अ फेयर डाई, तो हमसे पूछ रहे हैं क्या ये फेयर डाई है या नहीं है, तो हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। तो हम क्या लिखेंगे, आर द डाई इज़ फेयर। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे कि प्रोबेबिलिटी 1, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो 6 जो साइड्स हैं डाई की, उन सब की आने की जो प्रोबेबिलिटी जो इक्वल हैं वो आने की सेम है। तो हमने क्या रखना है कि सबको सेम रख देना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी 2, क्योंकि जो डाई की साइड्स होती हैं वो 6 होती हैं, इसलिए हमने इसको पूरा इसी तरह लिख देना है। प्रोबेबिलिटी 6, क्योंकि सबके आने की जो साइड्स हैं वो इक्वल चांसेस हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया, 1/6 लिख दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड स्टेप्स क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका सेकंड स्टेप होता है नल हाइपोथेसिस का। नल हाइपोथेसिस में हम क्या बात कर रहे होते हैं, जैसे हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का। नल हाइपोथेसिस में हम क्या बात कर रहे होते हैं, नल हाइपोथेसिस में हम क्लेम कर रहे होते हैं जिस स्टेटमेंट को हमने जस्टिफाई करना होता है उसकी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, जबकि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसी जो स्टेटमेंट है हमने उसका ऑपोजिट ले रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, द डाई इज़ नॉट फेयर, और हम ये भी लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म, या फिर आप लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूनिफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म, वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा कहना यही है कि मेरा आप लोगों को सजेशन यही है कि जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है आप उसी को लिखें ताकि आपको मोर क्लियरिटी हो कि आपने करना क्या है, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने इसके अंदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को लिखना होता है। तो हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास 0.01 दिया हुआ है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखा हम लिख दिया, हमने 0.01 लिख दिया।
नंबर 4 स्टेप इसका क्या होता है कि हमें इसके अंदर क्या करना होता है, टेस्ट करना होता है स्टैटिस्टिक्स को, यानी हमें इसके अंदर फार्मूला लगा के जो है वो चाई स्क्वायर का हमें कैलकुलेट करना होता है कि क्या आ रहा है, इसकी जो चाई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू है वो क्या आ रही है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स करेंगे। सो फार्मूला हमने क्या यूज़ करना है इसके अंदर, फार्मूला हमने यूज़ करना है चाई स्क्वायर इक्वल्स टू इमिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो ये हमारे पास आ गया फार्मूला, इधर लिख भी देते हैं। अब हमें इसके बाद बनाना है इसका प्रॉपर एक टेबल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो है वो बना लिया है अपना टेबल। अब ये देखें नंबर ऑफ़ एक्स, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ़ एक्स में क्या आएगा कि जितने टाइम्स जो है वो डाई कितनी साइड्स आती हैं डाई की। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, जो नल हाइपोथेसिस में आई थी, वो क्या आई थी 1 डिवाइडेड बाय 6। तो सबकी आने की, क्योंकि इक्वल आने की सेम थी सबकी, तो इसलिए हमने सबकी में वही लिख देना 1 डिवाइडेड बाय 6। अब ऑब्जर्वेशंस की बात आती है। तो हमें जो ऊपर ऑब्जर्वेशन के अंदर जो टेबल दिया हुआ है फ्रीक्वेंसीज़ का, तो हमें क्या दिया हुआ है कि 1 के अंदर हमारी कितनी आई है 28 आई है, 2 के अंदर 36 है, 3 में भी 36 हैं, 30 27 एंड देन 23, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमें फार्मूले के अंदर क्या दिया हुआ है कि ऑब्जर्वेशन माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू भी तो कैलकुलेट होगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी कि जितने टाइम्स जो है वो डाई को थ्रो किया गया है उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके, प्रोबेबिलिटी के साथ, यानी प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइडेड बाय 6 के साथ। अब ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास, हमें कितनी दी हुई है कि डाई कितनी टाइम्स थ्रो हुआ है, 180 टाइम्स थ्रो हुआ है। तो हम यानी कि क्या करेंगे कि 180 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिख देंगे 180, सब के अंदर 180 लिख देंगे। अब करना है हमने मल्टीप्लाई करना है। अब प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है, क्योंकि इसके अंदर सबके आने की इक्वल चांसेस थे, इसलिए सबकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम है। ये हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि प्रोबेबिलिटी जो है वो आने की चांसेस जो है वो इक्वल ना हो, सबकी अलग अलग, तो जो जिसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी हम उसके आगे वही प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। तो इधर हम लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय 6। तो चूंकि ये सारे के सारे नंबर्स इक्वल हैं तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। तो 30 तो जब हम इसका इमिशन लेंगे तो हमारे पास इमिशन क्या आएगा, हमारे पास इमिशन आएगा 180, यानी कि वही वाली अमाउंट आई जो कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस की थी। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन का हम कैलकुलेट करेंगे तो इमिशन ऑफ ओ इक्वल्स टू 180, तो ये भी अमाउंट हमारी क्या आई है, बिल्कुल सेम आई है। तो यानी हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक हुई है। अब इस वैल्यू की कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। अब ये क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पर 28 है। तो 28 माइनस क्या करेंगे, तो हमने क्या करना है, इसके अंदर ऑब्जर्वेशंस लेनी है। तो हमारे पास सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, 28 है। तो हमने क्या लिखना है, हमने 28 लिखना है। 28 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इसके अंदर क्या आई है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इसके अंदर 30 आई है। तो हमने ये 30 लिया, इसका होल स्क्वायर लिया एंड देन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी 30। तो हमारे पास इक्वल्स टू आंसर क्या आएगा, 0.13। इसी तरह से सेकंड वाले पे भी हम कर लेंगे। सेकंड पे क्या दी हुई है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 36 दी हुई है। तो 36 माइनस 30 करेंगे, इसका होल स्क्वायर लेंगे एंड देन डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू वही हमारे पास 30 है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.20। इसी तरह हम बाकी सब की सब भी कैलकुलेशंस कर लेंगे। ये हमने सारी की सारी जो है वो कैलकुलेशन कर लिया। अब हमने क्या लेना है, अब हमने लेना है इसका इमिशन लेना है, यानी अब हमने इन सारी की सारी वैल्यूज़ को क्या करना है, हमने इन सारी वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देना है।
तो हमने क्या लिखना है, इमिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल्स टू हमारे पास से क्या आएगा 4.46 आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास चाई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू हमने यूँ लिखना है, चाई स्क्वायर कैलकुलेटेड छोटा सा साइड पे क्या आई है हमारे पास 4.46 आई है, यानी कि डाई स्क्वायर कैलकुलेटेड आ गया, हम ये भी कह सकते हैं। अब हमने जब इसकी डेफिनेशन वगैरह रीड की थी, जब हमने इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया था, तो हमने ये बात भी देखी थी कि हम इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज़ कर रहे होते हैं। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्रिटिकल रीजन, यानी स्टेप 5 में आ जाते हैं। अब हम लोग 5 स्टेप में क्या आते हैं, हमारे पास क्रिटिकल रीजन की हेडिंग डालेंगे। सो अब क्रिटिकल रीजन के अंदर हमें क्या सबसे पहले फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम किस तरह फाइंड करते हैं, यानी कि जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं हम उनको माइनस कर देते हैं 1 से। तो यहाँ पर हम यहाँ पर हमारे पास कितने डाइस की साइड्स हैं, वो हमारे पास 6 हैं। तो 6 - 1 करेंगे तो हमारे पास इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमें ऊपर दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो हमारे पास क्या दिया हुआ था 0.01 दिया हुआ था। तो हमने क्या करना है, हमने इसको इस तरह से लिखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या है हमारे पास 0.01,5। तो हमारे पास क्या आई, अब हमें वो चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाला जो टेबल होता है हमारा, जैसे जी टेबल होता है, टी टेबल होता है, इस तरह चाई स्क्वायर टेबल होता है। तो हम इसके अंदर अब वहाँ पर जाकर देखते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारे पास चाई स्क्वायर का टेबल। तो अब ये देखें हमारे पास क्वेश्चन में क्या आया है कि 0.01 की जो अमाउंट है उसके अंदर हमें 5 के अंदर देखना है। तो 0.01 हमारे पास ये आया हुआ है। अब यहाँ पर देखना है कि 5 कहाँ है, तो 5 ये रहा। तो 0.01 की लाइन के अंदर हमें 5 में जाएंगे तो क्या आया 15.068। तो क्या आया 15.086 15.086। सो 15.086 की जो अमाउंट है वो 4.46 से ज़्यादा है। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे कि चाई स्क्वायर की अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन है चाई टैब की वैल्यू से, यानी कि 0.015 से तो ग्रेटर देन है। और क्या है वो अमाउंट 15.086 है। तो अब हम जो इसका ग्राफ बनाएंगे यानी क्रिटिकल रीजन का, वो हम किस तरह बनाएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं अपना ग्राफ बनाना। सो ग्राफ में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसी तरह से बनाना है जिस तरह हम बनाते आ रहे हैं अपने ग्राफ्स। हमने पढ़ा था कि 4 के ऊपर जो होगी हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम में आ रही होगी, तो हमने हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। यानी वो प्रॉपर शेप तो नहीं बनेगा, लेकिन राइट टेल लाजमी आएगी इसके अंदर। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग गाइस, कि गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में हमेशा राइट साइड की टेल बनती है, ज़्यादातर राइट साइड की टेल बनती है। तो हमने ये जो राइट टेल आ रही है, हमने इसको क्या कर देना, ये हमारा कलर पार्ट है, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारे पास ये हमारा क्रिटिकल रीजन है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर आता है हमारा सेंटर में आ गया, हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास 0 है। अब देखें 4.46 को हमने देखना है कि 4, अब यहाँ पर ये जो आ रहा है ना, ये हमारे पास 15 यानी वो आ रहा है 15.086। हमने ये देखना है कि 4.486 जो है वो क्या इसके अंदर लाई कर रहा है, नहीं। यहाँ जिधर से क्रिटिकल रीजन स्टार्ट होता है ना, मीन्स कि हमारे पास वो आ रहा होता है 15.086, लेकिन 4 जो होता है वो 0 के करीब करीब होता है, यानी कि 4.46 इधर आएगा। ठीक है, अगर तो वैल्यू 15 के यानी चाई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू एक्स स्क्वायर का जो टैब है उससे ज़्यादा होगी, तो यानी कि वो हमारे पास क्रिटिकल रीजन में आने के चांसेस होगी। यानी इससे ज़्यादा की अगर ये अमाउंट होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एज्यूम करें कि इसकी अमाउंट जो है वो यहाँ पर 25 पॉइंट समथिंग आ रही है 20, तो हमारा इसके पास जो यानी हमारे ये क्रिटिकल रीजन में आने के चांसेस बढ़ गए, यानी 100% ये क्रिटिकल रीजन में ही आ रहा है। लेकिन इसकी अमाउंट इससे छोटी है, तो यानी कि ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है। एज्यूम करें, इस तरह वो करने की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, यानी कि हमारा ये क्या बन रहा है, एक्सेप्टिंग रीजन बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास होता है क्रिटिकल रीजन और ये हमारे पास होता है एक्सेप्टेंस रीजन। यहाँ पर जो उसकी अमाउंट लगाई हुई है, जो हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ किया, वो क्या यूज़ किया, 0.01 का यूज़ किया है। ठीक है, और यहाँ पर 4.46 की वजह से हमारे पास ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन बन रहा है। अब इसका कंक्लूजन किस तरह करते हैं हम, तो सबसे पहले तो नंबर 6 स्टेप है हमारा, तो हम इसके अंदर कंक्लूजन की हेडिंग डालेंगे। तो कंक्लूजन की हेडिंग के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप तो बाकायदा पूरा लिखिएगा कि सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ चाई स्क्वायर फॉल्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन देयरफॉर वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट द डाई इज़ फेयरली थ्रोन। लेकिन मैं जो है वो शॉर्टकट में ही लिखा, आप यूँ भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, चाई स्क्वायर कैलकुलेटेड फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन, लेकिन आप पूरा लिखिएगा। ठीक है, नंबर 2 क्या कर रहे हैं हम कि चाई स्क्वायर कैलकुलेटेड की जो अमाउंट है वो है लेस देन है चाई स्क्वायर टाइप की वैल्यू से, क्योंकि ये हमारे पास 15 पॉइंट समथिंग आया था और ये हमारे पास क्या आया था, 4 पॉइंट समथिंग आया था। सो देयरफॉर वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, जैसे मैथमेटिकली जिसे कहते हैं कि चाई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू लेस देन है चाई स्क्वायर टाइप की वैल्यू से, वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस वेयर चाई स्क्वायर कैलकुलेटेड की अमाउंट है 4.46 एंड चाई स्क्वायर टाइप की जो अमाउंट है हमारे पास है क्या है, 15.09। सो दिस इज़ द आंसर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से चाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी आपको जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं, तो भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल इसके जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।